ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों को हमें समझाना था तो हमने बता दिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, शुरू से शुरू करते हैं। चैप्टर 2 जो कि है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला टॉपिक नहीं बेटा, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे चैप्टर का नाम है। तो अब रुक जाइए, पहले आप फर्स्ट हेडिंग डालिए, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम डाल लीजिए, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। अब डाल्टन की थ्योरी के पॉइंट यहाँ से थोड़े बहुत गलत साबित होते हैं। जैसे डाल्टन ने कहा था कि एटम डिविजिबल नहीं है, और बाद में बताया गया कि एटम इज डिविजिबल। किस में डिवाइड किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। तो इन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल। एक नंबर में पूछा भी जाता है कि बेसिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कैसे कहते हैं। जैसे हम इस घर के पूछे कि इस घर का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, तो जनरली हम बोलेंगे ब्रिक, क्योंकि उस ब्रिक ने ही इसका पूरा डिजाइन डिसाइड किया है। इसी प्रकार एटम को कौन बनाता है? अगर ये तीन चीज़ें नहीं तो एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं, तो कोई एटम नाम की चीज़ भी नहीं। तो यही तीन चीज़ें मिलके आपके एक एटम को बनाती हैं, उन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। लिखिए इसमें एन एटम इज मेड अप ऑफ three basic particles, उसी के आगे लिखना इलेक्ट्रॉन, कॉमा लगाइएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज लगाइएगा, प्रोटॉन पे +1 का, और न्यूट्रॉन पे चार्ज लेस रखिएगा, 0 लगाइएगा। एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 बेसिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ठीक है, ऑफ एन एटम, इन्हीं को फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में कहाँ पाए जाते हैं, इसका पता कराने के लिए बहुत मेहनत की है साइंटिस्टों ने, बहुत लंबी मेहनत की है, जब जाके पता चला है। लेकिन हम डायरेक्ट ही आपको शुरुआत में बता देते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, फिर वो वहाँ पर कैसे पाए गए वो बाद में बताएंगे हम। ठीक है, तो एक किसी एटम को समझाने के लिए उसके स्ट्रक्चर को स्फेरिकल माना गया है। एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप में स्फेरिकल होते हैं। एटम के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है। ये न्यूक्लियस कितना छोटा है हम आपको अज्यूम करा के दिखाते हैं। जैसे एक फुटबॉल का ग्राउंड है और उसके बीच में आप फुटबॉल रख दो, तो वो फुटबॉल का ग्राउंड एटम है और फुटबॉल क्या है आपका, इतना छोटा होता है एटम का न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें 2 फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं। कैसे पता चला वो बात की बात है, लेकिन आज के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस में 2 फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं। उनमें से एक है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और दूसरा है नेगेटिव चार्ज न्यूट्रॉन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसका एक ही रीज़न है कि ये डीप इन द न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और वहाँ से इनको निकाल पाना संभव
नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से नहीं हो रही है, वो आउटर मोस्ट जो तीसरा पार्टिकल प्रेजेंट है जो लगातार रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, थोड़ा ये देखिए। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से रिवॉल्व करता है, एक तो ये एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करता है, लगातार रोटेट करता रहता है आपका, मतलब इस पोजीशन पे लगातार क्या करता रहेगा, रोटेट। और ये अपनी भी एक्सिस में क्या करता रहता है, रोटेट। इसको ऐसे समझाते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे भी रोटेट करता रहेगा और ऐसे रोटेट करते 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 एटम के भी चारों रोटेट करेगा। तो इसमें एक्सियल रोटेशन भी पाया जाता है और स्फेरिकल रोटेशन भी पाया जाता है। ये इस एटम के न्यूक्लियस का भी चक्कर लगाता है और अपनी भी एक्सिस पे क्या करता रहता है, रोटेशन करता रहता है। अब ये रोटेट कंटिन्यूअस करता है कि जिगजैग करता है, वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। तो ये है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो इनको कलेक्टिव रूप से बोलते हैं न्यूक्लियन। पूछा गया है कि न्यूक्लियन किसे कहते हैं, तो किसको बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ध्यान से लिखते चलना है, सब कुछ बैठना नहीं है, लिखते चलना है। आप बताइए इन तीनों में से कौन सी वो चीज है जो चेंज नहीं हो सकती, प्रोटॉन। वो कौन सी चीज है, प्रोटॉन वो चीज है जो चेंज नहीं होती है। इसीलिए किसी भी एटम का जो आप एटॉमिक नंबर देते हैं 6, क्या दूसरा कोई कार्बन हो सकता है जिसका एटॉमिक नंबर 7 हो, नहीं। अगर वो कार्बन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6। तो हमें किसी का एटॉमिक नंबर डिसाइड करने के लिए एक फिक्स पार्टिकल चाहिए था। तो हमने देखा कि प्रोटॉन बहुत डीप इन द न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, तो ना तो ये रिएक्शन में किसी को, ना तो किसी रिएक्शन में किसी दूसरे की तरफ जाते हैं, ना दूसरे का प्रोटॉन खींचते हैं। मतलब इनके नंबर हमेशा कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। हालांकि हम बहुत आगे की बात बताएं, इनके नंबर को भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने इनके नंबर को चेंज कर दिया तो वो पूरा एलिमेंट चेंज हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए रेडियम है, रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है। जब इसमें न्यूक्लियर डिके कराया जाता है तो रेडियम टूट जाता है और 86 और 2 एटॉमिक नंबर के 2 पार्टिकल बनाता है। तो इसके न्यूक्लियस में जो 88 प्रोटॉन थे, इसने एक न्यूक्लियस बनाया जिसमें कितने प्रोटॉन है, 86, और दूसरा न्यूक्लियस बनाया जिसमें कितने प्रोटॉन है, 2। तो जो 86 वाला होता है रेडॉन होता है और 2 वाला हमारा क्या होता है, हीलियम। मतलब अगर आपने प्रोटॉन के नंबर चेंज कर दिए तो वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। और प्रोटॉन के नंबर चेंज करना असंभव सी बात है। एक ही प्रकार की रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन। आपको न्यूक्लियर रिएक्शन समझाने के लिए हम साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। जो परमाणु बम होते हैं, एटॉमिक बम, उनमें कौन सी रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। ध्यान, तो ये बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है जो ऐसे नहीं हो सकती है। तो आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियल एलिमेंट बनते हैं ना, ये रेडॉन लिखा है यार, जो आर्टिफिशियल एलिमेंट, रेडॉन आर्टिफिशियल एलिमेंट है, प्रकृति में नहीं पाया जाता, रेडियम नेचुरल है। तो जो आर्टिफिशियल एलिमेंट बनते हैं वो एलिमेंट के रेडियो एक्टिव डिके से ही बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रोटॉन के नंबर कभी चेंज नहीं होते, और अगर चेंज कर दिए तो वो एलिमेंट ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसका यूज हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन में। तो इसी के नंबर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो सीधी सी बात है इसके पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ना तो प्रोटॉन के नंबर चेंज होते हैं ना न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन से क्यों एटॉमिक नंबर नहीं दिया, इसका रीजन ये है, फिर बेचारा हाइड्रोजन गरीब हो जाता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए था, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन से दिया ही नहीं है। न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर हम किससे देते हैं, और हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन होता है,
नहीं, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप प्रोटियम, उसके पास 118 एलिमेंट में से यही एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे केमिस्ट्री की छोटी छोटी सी बातें जो आपको धीरे धीरे पता चलेगी। तो फिर ये समस्या आ गई, तो बोला ऐसा थोड़ी 0 नंबर की थोड़ी हम चालू करेंगे, बोले चलो न्यूट्रॉन कैंसिल, प्रोटॉन से नंबर दिए जाएंगे अब। तो सबके एटॉमिक नंबर किससे दिए गए हैं? प्रोटॉन से। अब कोई भी एटम जब आप लिखते हो, जैसे हमने लिखा सोडियम, तो आप इसके ऊपर चार्ज क्यों नहीं लगाते? अगर इसके पास 6 प्रोटॉन, किसी के पास प्रोटॉन है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 11, तो इसके पास 11 प्रोटॉन है ना, तो इसके ऊपर 11 पॉजिटिव चार्ज लगाओ ना। क्यों नहीं लगाते चार्ज? क्योंकि एक एटम के पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, इक्वल नंबर में। न्यूट्रॉन से क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर इसके पास 11 प्रोटॉन है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? तो टोटल चार्ज, इसलिए हम किसी एटम के ऊपर चार्ज नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12, तब इसके ऊपर हमें एक चार्ज ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज अभी भी बच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ही वो चीज़ है जो रिएक्शन में क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है, डोनेट भी होती है और गेन भी होती है। यही वो आप डाल्टन ने बोला था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेक इन अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन उससे भी छोटा पार्टिकल खोज लिया गया है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। टेक्स पार्ट सुनना भी है, लिखना भी है, लॉजिकल समझना भी है। ध्यान रखिए, टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और अगर आपको लिखना ही लिखना बेस है तो उससे आधी अधूरी नॉलेज रहेगी बच्चों, ध्यान रखना। नहीं, हमें अगर आपका सिलेबस करने, अभी तक हमने यानी कितना लिखवा दिया होता है इस चैप्टर को आज ही, लेकिन हम आपके लॉजिक सेट करने के लिए इतना चिल्ला रहे हैं कि आपको लॉजिक सेट हो जाए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको हम लॉजिक, तो अब आपको पता चल गया कौन डोनेट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। पूरी केमिस्ट्री में इसी ने सब कुछ कर रखा है। एक इलेक्ट्रॉन ही है जिसकी वजह से दुनिया भर की रिएक्शन हो रही है, सब इसी इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। करंट भी फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, बैटरी चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के कारण। ये तुम्हारे मोबाइल में जो बैटरी लगी है ये भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही है आपकी, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण। H2 बना तो भी इलेक्ट्रॉन के कारण, H2O बना तो भी इलेक्ट्रॉन के कारण, CO2 बना तो भी इलेक्ट्रॉन के कारण, ग्लूकोज बन रहा तो भी इलेक्ट्रॉन। कहीं भी कोई चीज़ बन रही है तो उसमें बॉन्ड बन रहे होंगे, और बॉन्ड बनाने के लिए एक ही चीज़ है एटम के पास, वो क्या है? और कोई नहीं। इसी ने सब कुछ कर रखा है, इसी के बेस पे इतने पूरी केमिस्ट्री भर भर के बन रही है। ये वो चीज़ है आपकी इलेक्ट्रॉन। यही यानी कितने प्रकार के बॉन्ड बनाता है, कभी ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता, कभी कोऑर्डिनेट बनाता, कभी आयनिक बनाता, कभी वांडरवॉल फोर्स बनाता, कभी लंदन डिस्पर्सन फोर्स बनाता, कभी आयनिक बॉन्ड बनाता, और भी कितने सारे प्रकार के बॉन्ड हैं आपके, डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल। दुनिया भर के बॉन्ड बना के रखे इस एक छोटे से पार्टिकल ने, जिसका मास पता नहीं कितना कम है, 9.109 10⁻31 kg। अब ये मास हम बताते हैं कितना कम है, देख रहे हो केजी में कितना लिखा है? -31। अब ये मास पता है कितना कम है? हम इसको समझाते हैं ये मास कितना कम है। जैसे हम एक तराजू पे बैठे, और हमने अपने आप को वेट किया, हमारा वेट आ गया 70 किलोग्राम, और हम फिर उतरे नीचे और हमारा एक बाल झड़ गया, और फिर हम तराजू पे बैठे। अब बताओ वजन कितना आएगा? हाँ, मतलब उस एक बाल से हमारे वजन में कोई फर्क पड़ रहा क्या? तो इलेक्ट्रॉन का वजन भी यही होता है, इलेक्ट्रॉन का भार ना के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के भार की वजह से एटम में कोई भी भार नहीं आता। तो ये छोटा सा एटम जिसका भार नहीं है, इसने पूरी केमिस्ट्री में यानी क्या क्या बना के रखा है, इसको समझेंगे हम क्या है। और हम आपको बता दें, समझाएंगे बाद में, यूनिवर्सल पार्टिकल किसे कहते हैं? ना प्रोटॉन को कहते हैं ना न्यूट्रॉन को कहते हैं। क्यों कहते हैं बाद में बताएंगे। तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल पार्टिकल, सबका नहीं, एटम का, यूनिवर्सल पार्टिकल ऑफ एन एटम। क्यों कहते हैं लॉजिक तो बाद में बताएंगे बच्चों, अभी क्योंकि वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं हम। यूनिवर्सल पार्टिकल ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं।
स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, सब इनके बारे में लिख रहे हैं। तो न्यूट्रॉन नहीं होगा स्मॉल? नहीं 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 नहीं, इस कौन से भैया, उसके पास चार्ज ही नहीं है, वो चार्ज ले से तो स्मॉल कैसे लगाए हम? स्मॉल तो तब लगाते ना जब कुछ होता, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसके लिए स्मॉल वर्ड नहीं लगा सकते ना हम। ये सबको समझ में आया? हम आपको एक चीज़ और बता दें, किसी भी एटम का जो पूरा मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और बाकी पूरा एटम कैसा होता है? खोखला होता है, खोखला होता है। तो आपसे कोई पूछ ले बताओ मास नंबर क्या है, तो आप सीधे कहना भैया तुम्हें प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता दो, जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे वही क्या होगा उसका मास नंबर। मास नंबर वही होगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? और न्यूक्लियस में। तो एटॉमिक नंबर कौन डिसाइड करता है? और मास नंबर, और इलेक्ट्रॉन अपने अलग काम में लगे हुए हैं बॉन्ड वॉन्ड बनाने में। आ रही बात समझ में? तो ये जैसे हमने लिखा फॉस्फोरस 1531, तो इसका मास नंबर कितना है? 31। तो पक्का है इसके पास 31 क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन है पता करना बहुत आसान है। प्रोटॉन तो हमें यहाँ से पता चल गए कितने हैं, तो न्यूट्रॉन कितने हैं, तो ऐसे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब लिख गया। ठीक है, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल, कोई बाउंड्री नहीं है। ये इसको हम आपको समझाते हैं, ये बाउंड्री कैसे डिसाइड होती है। जैसे हम एक मैग्नेट रख दें और बताएं, हमसे कोई पूछे बताओ इसका मैग्नेटिज्म कहाँ तक है, तो हम एक आयरन का मेटल ले लेंगे कोई पीस और उसको लाएंगे। हम यहाँ थोड़ा खिसका के लाए, हमने देखा हमें कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं हो रहा, और पास खिसका के लाए तो हमने देखा हाँ यहाँ से अगर थोड़ा भी आगे जाते हैं तो ये अट्रैक्ट करने लगा, मतलब इसका मैग्नेटिज्म कहाँ तक है? यहाँ तक। तो ये इसकी बाउंड्री हो गई। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का चार्ज जहाँ तक होगा वो उसकी क्या कहलाएगी? बाउंड्री। न्यूक्लियस की बाउंड्री तो मतलब जहाँ उसका पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड होता है उसको। ये बहुत छोटा होता है, ये तो बता दिया था रदरफोर्ड ने, क्योंकि जब वो 10,000 अल्फ़ा पार्टिकल मारते थे तो एक अल्फ़ा पार्टिकल लौटता था। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ पर बॉल मारे और 10,000 बॉल मारे और एक ही लौट के आए, मतलब सामने कोई बहुत 10,000 नहीं घली, एक घली, मतलब सामने पूरा क्या है? सब कुछ खोखला, कहीं एक जगह छोटा सा बैठा हुआ है, वो है न्यूक्लियस। इतना समझ में आया? अब जल्दी से हम एक टेबल बनाएंगे और उसके बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे। इसको पढ़ के आना, आज का तो ऐसे ही कहानी में चला गया सब। ठीक है, तो देखिए हम आपके सामने जो एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है, मतलब हम एटॉमिक पार्टिकल्स लिख देते हैं यहाँ पर, एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले हम इन तीनों का चार्ज लिखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, हाँ इतना बहुत वहाँ तक, हाँ नहीं एक चार्ज का, एक मास का किलोग्राम में, एक ग्राम में, एक साइंटिस्ट में 1 2 3 4 कॉलम बनेंगे चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखिए 1.6022 10⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और ये मैग्नीट्यूड में कैसा होता है? नेगेटिव। तो इस चार्ज के आगे क्या लगाते हैं हम? नेगेटिव। और इसको बोलते हैं 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं इसको। और सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज कौन होता है? यही, इससे छोटा नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं है। जो भी चार्ज मिलके बना है वो इसमें मल्टीप्लाई होके बना है। सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज है, इसको यूनिट नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। यूनिट नेगेटिव चार्ज, यूनिट नेगेटिव चार्ज स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है, इससे छोटा चार्ज नहीं होता है। जितना चार्ज, अच्छा बताओ एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। तो जितना नेगेटिव होगा उतना ही तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो इतना ही होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6022 10⁻19 कूलम, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा?
पॉजिटिव होगा। और इसको बोलते हैं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1। ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, इससे छोटा पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूटन का चार्ज जल्दी बताओ अनुष्का, जल्दी। न्यूटन का, तो न्यूटन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस है भाई, ये न्यूट्रल है। तो ये चार्ज आपको याद करके आना है, पूरा चार्ज अच्छे से याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव, ये हो गया चार्ज की बात। अब वजन देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं मास, और मास को हम जिस यूनिट में मेजर करने वाले हैं उस यूनिट का नाम है वेट, ठीक है, किलोग्राम में। तो इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है, ना के बराबर ये होता है 9.109 10⁻31 किलोग्राम। ये है, इसको याद करने का सिंपल तरीका है 9 10 9, ऐसे याद कर सकते हो, 9 10 9। बाकी आगे का आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा, यहाँ डेसिमल है, यहाँ माइनस में। जब ये किलोग्राम में इतना है तो जल्दी बताओ ग्राम में कितना होगा? 0 इंटू 10⁻20 कितना? 28। कैसे पता किया बताओ? 1 kg में कितने किलोग्राम होते हैं? किससे मल्टीप्लाई किया? 1000 से। तो इतने किलोग्राम में कहाँ पर? तो ये तो किलोग्राम में है ना, यहाँ तो ये भले ही इनवर्स में है लेकिन यूनिट तो किलोग्राम में सीधी सीधी लगी है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 गए, तो कितना? 28 ग्राम जे। और इसका जो ये मास माना जाता है लगभग 0 माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कोई मास नहीं है, ना के बराबर मास माना जाता है ये, लेकिन फिर भी है, ना के बराबर है लेकिन हमने 0 लिख दिया, लेकिन फिर भी याद करना है कि इतना होता है। और इसका जो प्रोटॉन का मास होता है ये होता है 1.6726 10⁻27 किलोग्राम। ये मास कहीं पहले सुना क्या? मास कहीं पहले सुना क्या? यही मास किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन कुछ नहीं है, H पॉजिटिव आयन ही प्रोटॉन होता है, तो यही मास हाइड्रोजन का होता है। H नहीं, H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव होने से इलेक्ट्रॉन बेस बाहर आ गया है, प्रोटॉन अभी भी अंदर पड़ा हुआ है, तो यही मास हाइड्रोजन का भी होता है। और हम यही बता दें, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, एक्चुअली में बीटा पार्टिकल होते हैं। ये सब बाद में हम बताएंगे कैसे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल होते हैं। और जल्दी बता दूँ, जल्दी से बता दूँ हमें ग्राम में 67 ग्राम। जल्दी से लिखो इसे। इसका भी सही 0 होता है? नहीं, ये 0 नहीं है, इसका देखो इससे काफ़ी बड़ा है, -31 है, -27। इसको माना जाता है 1 यूनिट मास, 1 यूनिट मास माना जाता है इसे। और इसके ऊपर चार्ज तो नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस में कौन पाया जाता है? और यही मास डिसाइड करते हैं ना, तो इसका मास होता है, इसका मास बिल्कुल इतना ही होता है जितना प्रोटॉन का आता है, 1.67, लेकिन 49 10⁻27 kg। तो आपसे कोई पूछे बताओ प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास कैसा होता है, तो आप कहोगे लगभग क्या होता है? बराबर। लेकिन एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि अचंभे में पड़ गए थे लोग कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से भारी कौन है, तो बोले 1 1, कह रहे बराबर है, पॉइंट बोले बराबर है, 6 6 बराबर है, 7 7 बराबर है, 2 4 कौन भारी निकल आया? तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे तो आप बोल दो कि दोनों का भार बिल्कुल बराबर है, लेकिन स्लाइटली कौन हैवी होता है? न्यूट्रॉन। अगर दोनों को रेस दौड़ाई जाए तो जीतेगा कौन? कहाँ पे? अरे तो इसका इसका 27 और 27 इसका हटा दो इनवर्स में। अब इन पूरे नंबर को कंपेयर करो तो कौन ज़्यादा निकल आया? अब इसको ग्राम में लिख ले, बोलो
1.6749, जल्दी बोलो भाई। 24 ग्राम, नोट करो। अब और चाहिए साइंटिस्ट के नाम और है, साइंटिस्ट के नाम पे वो ट्रिक ही बताई थी हमने, ईट पर नाचो, ईट पर। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन चैडविक, है ना। तो ये वाली एक कॉलम और बना लेते हैं, डिस्कवरी का और बना लेते हैं एक। कल इसको याद करके आना है, ठीक है। कल इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको पढ़ाएंगे कैथोड रेज में, इसको पढ़ाएंगे एनोड रेज में, और इसको पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिव डिके में। तो इनकी पूरी परतें कल खोलेंगे, ठीक है, अच्छे से, एक एक चीज़ ये सब आया कैसे, ठीक है। तो डिस्कवरी देखो, डिस्कवरी किसने किसकी की? तो इलेक्ट्रॉन की है जेम्स जॉर्डन थॉमसन ने, ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन प्रोटॉन की खोज नहीं की थी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव चार्ज की खोज की थी, ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज की खोज की थी। प्रोटॉन जो नाम दिया था वो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। तो देखो हम यहाँ साफ लिखते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है, आप बोल सकते हो कि हाँ उनने सभी पॉजिटिव चार्ज में एक पॉजिटिव चार्ज ये भी खोजा था, लेकिन इसको पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोलते रहे जब तक रदरफोर्ड ने आके इसको प्रोटॉन नहीं बोला, उन्हीं ने इनको प्रोटॉन बोला था। तो पॉजिटिव चार्ज की जो खोज की थी वो थे गोल्डस्टीन। अब ऑप्शन देख लेना कि ऑप्शन में क्या है। लेकिन जो नेम देने की बात आई, प्रोटॉन, नेम, प्रोटॉन जो नेम दिया था, नेम प्रोटॉन जो दिया था, प्रोटॉन जो नाम दिया था वो थे अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट वाले साइंटिस्ट रदरफोर्ड, ये थे। और यहाँ भी कोई जेम्स चैडविक, जे चैडविक भी बोल सकते हो आप, यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं। एक चीज़ और लिख दें, क्या याद कर लोगे क्या? देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चार्ज मास रेशियो, ये हम कल बताएंगे। एक कॉलम और अगर बना सकते हो तो बना लो बच्चों, कॉपी में बेटा कहीं भी बना, हाँ कहीं भी बना लो। चार्ज मास रेशियो, देखो चार्ज मास रेशियो, ये चार्ज और ये मास, इसको चार्ज मास रेशियो बोलते हैं ना। हम यहाँ लिख देते हैं चार्ज मास रेशियो, ठीक है। तो जो चार्ज मास रेशियो होता है वो न्यूट्रॉन में नहीं होता, बताओ क्यों भैया? चार्ज नहीं है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है। जो इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो होता है वो होता है 1.76 10⁸ ऊपर चार्ज की यूनिट आएगी कोलोम और नीचे मास की यूनिट आएगी ग्राम, और ये कांस्टेंट है। और यही वो चीज़ है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्सल पार्टिकल कहा गया है, ये वो चीज़ है। अब ये कैसे है वो बताएंगे हम कल। इसके बाद जो इसका चार्ज मास रेशियो होता है वो होता है प्रोटॉन का 9.5 10⁴ कोलम पर ग्राम, और ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो जाता है। ये सिर्फ ये जो आता है ना, ये प्रोटॉन के केस में आता है। हाँ तो यहाँ तो ये कांस्टेंट है, लेकिन जब थ्योरी पढ़ाएंगे वहाँ ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है वो बाद में बताएंगे। तो ये चार्ज मास रेशियो इसका है, ठीक है। वैसे आज के लिए इतना ही, कल इतना, इसका कोई नहीं होता है। तो कल आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप पहला चैप्टर पूरा रिवाइज करके आए, ठीक है। और दूसरा होमवर्क है ये टेबल जरूर याद करके आए, ठीक है। हाँ होमवर्क लिख लिया करो और प्लीज़, तुम लोग हैबिट मत बिगाड़ो अपनी।